नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो प्रश्न है वो जो पहले वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात कौन से परिवर्तन हुए, उससे ही मिलता जुलता है। उसमें तो पूछा था देखो कि क्या परिवर्तन हुए, और आज का हमारा प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या हुए। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो परिवर्तन और परिणाम एक ही हम समझ बैठते हैं, लेकिन परिणाम अलग थे। और परिवर्तन मतलब है बदलाव, ठीक है। और परिणाम मतलब है जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद में लोगों का रहन सहन कैसा हो गया, राजनीति क्षेत्र में कौन से परिणाम हुए। तो देखो, इसको हमें पॉइंट के हिसाब से या बिंदु के हिसाब से देखते हैं। इसके 4 जो पॉइंट हैं वो प्रमुख हैं। कोई खास ये प्रश्न इतना बड़ा है नहीं, बहुत इजी प्रश्न सामने देखना कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम बताइए। प्रश्न आएगा औद्योगिक क्रांति के परिणाम, 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसमें देखो, पहला जो परिणाम है अपने जो लिखेंगे वो आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम। दूसरा सामाजिक परिणाम। ठीक है। तीसरा राजनीतिक परिणाम। और चौथा है वो है वैचारिक परिणाम। ये देखो 4 परिणाम हुए थे, ठीक है। औद्योगिक क्रांति कब हुई आपको पता ही है। औद्योगिक क्रांति कहां से हुई आपको मैंने बताया था कि ब्रिटेन से प्रारंभ हुई। क्यों प्रारंभ हुई ब्रिटेन से, इसका मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसके परिणामों में सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में परिणाम है क्या हुए औद्योगिक क्रांति के पश्चात। तो देखो, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक का मतलब होता है व्यापार, पैसा, ठीक है। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ के क्षेत्र में, यानी कि धन के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए वे हैं। आर्थिक परिणाम ये हुए कि जो कुटीर उद्योग थे, छोटे मोटे जो लघु उद्योग थे, उनका अंत हो गया, ठीक है। यानी कि पहले अर्थव्यवस्था चलती थी लघु उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, कुटीर उद्योगों से। हर घर में हथकरघे और ये जो छोटे छोटे वस्त्र निर्माण की इकाइयां हैं ये थी, घर घर में संचालित था वस्त्र निर्माण का कार्य। जहाँ सूत है उसकी कताई होती थी और बुनाई होती थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, तो ये जो लघु उद्योग है इनका क्या हो गया, विनाश हो गया। क्योंकि अब इनका स्थान बड़े हथकरघों ने, जो कि बिजली से चालित थे, यानी कि ऊर्जा से संचालित, जिनको अपने मशीनें बोल सकते हैं, ठीक है, उन्होंने इनका स्थान ले लिया। तो उनका अपना आप क्या हो गया, पतन हो गया। पहला देखो आर्थिक परिणाम यही हुआ आर्थिक परिणाम में कि जो लघु उद्योग थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। और जो उत्पादन है वो विशाल काय, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा। पहले उत्पादन है लघु मात्रा में होता था, कम होता था, केवल अपने देश की जरूरतें ही पूरी मतलब हो पाती थी। लेकिन अब जो ब्रिटेन है वो इतना उत्पादन करने लग गया कि उसने लगभग पूरे विश्व में अपना उत्पादन है उसको बेचा और आर्थिक लाभ कमाया। तो सबसे पहले आर्थिक परिणाम हो गए, ठीक है। अब है औद्योगिक क्रांति के बाद में दूसरा परिणाम है सामाजिक परिणाम। यानी कि समाज में, जो समाज था हमारा, उसमें क्या परिणाम हुए, क्या परिवर्तन आ गया उसमें औद्योगिक क्रांति के पश्चात। तो देखो, सबसे पहले क्या परिणाम हुआ, औद्योगिक क्रांति होने से पहले ज्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। और संयुक्त परिवार होते थे गांव में, मतलब जिसमें दादा दादी, माता पिता और उनकी संतान, चाचा ताऊ सब मतलब मिलके रहते थे। एक जगह खाना बनता था, एक जगह वो रहते थे, ठीक है ना। अब जैसे औद्योगिक क्रांति हुई और शहरों में उद्योगों की स्थापना हुई और गांव के उद्योग खत्म हो गए, लघु उद्योग, तो वो संयुक्त परिवार अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की तरफ चल पड़े।
एक किसी शहर में चला गया, जैसे 4 भाई थे परिवार में, एक दूसरे शहर में चला गया, एक दूसरे में चला गया, तो वो संयुक्त परिवार है उनका क्या हो गया, विघटन हो गया, मतलब वो विघटित हो गए, टूट गए, और उनका स्थान है वो किसने ले लिया, एकल परिवारों ने ले लिया। ठीक है, पहला सामाजिक परिणाम यही हुआ कि संयुक्त परिवार प्रथा है वो समाप्त हो गई और उसका स्थान किसने ले लिया, एकल परिवार प्रथा ने। छोटे छोटे परिवार बनने लगे, अब एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके संतानें रहती थी। दूसरा, गांव से जब जनसंख्या धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए शहरों में, कारखानों में गई, तो शहरों की जनसंख्या है वो क्या हो गई, बढ़ गई, और गांव की जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या क्या हुई, कम हुई, यानी कि शहरीकरण हो गया, शहरों की जनसंख्या बढ़ गई। अब इतने लोगों के लिए आवास की, यानी कि रहने की जो व्यवस्था है ना, वो कर पाना शहरों के लिए मुश्किल था। लोग अपना अपना गांव, कोई तो घर बार खेत वगैरह बेच के आ गए। अब उन लोगों को रहने के लिए झुग्गी झोपड़ियां, जिनको स्लम डॉग बोलते हैं, ठीक है ना, उनका निर्माण करना पड़ा, जिनको गंदी बस्तियां बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ियां बोलते हैं। लोग गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो गए, तो गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ शहरों में, इससे पहले नहीं था। ठीक है, शहरों में कौन सी बस्तियां, जिनको झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती बोलते हैं, उनका भी निर्माण हुआ। तो ये सामाजिक परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए, एक तो संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार हो गए, गांव की जनसंख्या शहरों में आने लगी, और शहरों में ज्यादा जनसंख्या आने के कारण क्या है, उनकी रहने की समस्या हुई, तो झुग्गी झोपड़ियां जो गंदी बस्तियां, इनका निर्माण हुआ। तो ये सामाजिक परिणाम हो गया। ठीक है, अब है राजनीतिक परिणाम। कौन सा परिणाम है, राजनीतिक परिणाम। तो राजनीतिक परिणाम देखो क्या हुआ, राजनीतिक परिणाम जैसा कि देखो नाम से ही प्रसिद्ध है, यानी कि राजनीति में क्या परिवर्तन आए। राजनीति में परिवर्तन यही आए कि एक नए मध्यम वर्ग की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई, मतलब एक वर्ग था मध्यम वर्ग, ठीक है, और एक नया वर्ग बन गया। अब जैसे ही कारखाने अस्तित्व में आए तो नया वर्ग बन गया मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। अब ये मजदूर वर्ग है, ये क्या राजनीति करते थे, देखो इनमें भी राजनीति का उदय हुआ। इन्होंने अपनी यूनियन बनानी शुरू कर ली, मतलब अपना संगठन बना लिया अपनी मांगे मनवाने के लिए। ठीक है ना, अपनी मांगे हैं जो कारखाना फैक्ट्री थी इनके मालिकों से, जैसे अब इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़वानी है या समय जो अवधि है काम के जो घंटे वो कम करवाने हैं। तो इस प्रकार की मांगे मनवाने के लिए संगठित रहने लग गए मजदूर, आंदोलन करना, फैक्ट्रियों को बंद कर देना, संगठित होकर इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां करने लग गए। तो ये थे इसके राजनीतिक परिणाम, यानी कि नया वर्ग आ गया राजनीति में, जिसको बोलते थे मजदूर वर्ग। कौन सा वर्ग है, मजदूर वर्ग। मध्यम वर्ग का उदय हो गया, मतलब एक तरह से मध्यम वर्ग है, इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसका उदय हुआ। ठीक है, अब है देखो वैचारिक परिणाम। इसमें जो आर्थिक उदारवाद था, कौन सा उदारवाद, आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया, स्वागत, ठीक है, और समाजवाद का उदय हुआ, समाजवाद का उदय। यानी कि ये दो राजनीतिक विचारधाराएं थी नई, ये उदारवाद समाजवाद, ये क्या है, विचारधाराएं हैं। ठीक है, आर्थिक उदारवाद और समाजवाद का उदय हुआ, ये विचारधारा, विचारधारा, इन नई विचारधाराओं का स्वागत हुआ। वैचारिक परिणाम बस इतने हुए, ठीक है ना, विचार, आर्थिक उदारवाद और समाजवाद का क्या हो गया, उदय हो गया। ठीक है, तो ये देखो 4 पॉइंट थे। 4 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें अगर हम 4 पॉइंट लिख के इनका अगर वर्णन कर देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारे को 4 नंबर मिल जाते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम, इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, जो हमारा हिस्ट्री का पाठ नंबर 4 है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के परिणाम। इसमें देखो कंफ्यूज मत हो जाना, कई औद्योगिक क्रांति के पश्चात क्या परिवर्तन हुए उसको परिणाम समझ बैठते हैं या परिणाम को परिवर्तन समझ बैठते हैं, तो एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसमें पॉइंट के हिसाब से उसमें पॉइंट नहीं आएंगे, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है वो हमारा ये चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके कितने बिंदु हो गए, 4 बिंदु हो गए हैं। ठीक है, अब देखो जो अगला प्रश्न है हमारा, जो अगला प्रश्न है वो
इटली का एकीकरण, जर्मनी का जो एकीकरण है वो कैसे हुआ, इसी वीडियो में अपने क्या उसको देखते हैं। अगला देखो हमारा इस पाठ में प्रश्न बनता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं बताइए, कि जर्मनी का जो एकीकरण होना था उसमें प्रमुख बाधाएं क्या थी। अब की बार भी एक प्रश्न आया था इसमें, जर्मनी आया था, इटली का एकीकरण आया था, इनमें से एक प्रश्न आया था, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं है, जर्मनी का एकीकरण था शायद तक या इटली का एकीकरण, ठीक है। तो उसमें बाधाएं थी प्रमुख, 3-4 बाधा थी, वो कौन कौन सी थी कि जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था, क्या बाधाएं थी, ठीक है ना। सबसे पहली बाधा थी जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। पहली क्या थी, जर्मनी है उसके एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ठीक है ना, पहला कौन सा। दूसरा, आर्थिक व पांथिक आधार पर विभाजन, आधार पर विभाजन। तीसरा है इंग्लैंड है वह भी फ्रांस की भांति रुचि बनाए हुए था, ठीक है ना, रुचि बनाए हुए था। कमजोर सैनिक शक्ति। और नंबर 5 है जन सामान्य में जागृति का अभाव, ठीक है। तो देखो पहला है प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं। इसमें पहला है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, मतलब ऑस्ट्रिया जो देश था वो जर्मनी के एकीकरण में हमेशा मतलब हस्तक्षेप करता था। कोई भी जो कदम उठाया जाता था एकीकरण का, उसमें हमेशा वो क्या करता था, हस्तक्षेप किया करता था। इसलिए जर्मनी का जो एकीकरण है वो सही तरीके से नहीं हो रहा था। दूसरा, आर्थिक और पांथिक आधार पर विभाजन। वहां की जनता है वो आर्थिक और पांथिक आधार पर बटी हुई थी, मतलब आर्थिक यानी कि अमीर और गरीब, ठीक है, अमीर और गरीब। और पांथिक यानी कि धर्म के आधार पर, जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है ना, वैसे वहाँ भी देखो धर्म थे। ईसाई धर्म जो था उसके धार्मिक आधार पर मतलब लोग बटे हुए थे, यानी कि एक तो धार्मिक आधार पर, पांथिक का मतलब धार्मिक ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आर्थिक मतलब अमीर और गरीब, इसके आधार पर जनता बटी हुई थी, जो एक नहीं हो रही थी, जबकि एकीकरण के लिए जनता को एक होना जरूरी होता है, ठीक है ना। फिर है इंग्लैंड जो है वो भी फ्रांस की भांति रुचि बनाए हुए था जर्मन राज्यों में। इंग्लैंड सोच रहा था कुछ जर्मन राज्य अपने हथियार लेते हैं, जैसे फ्रांस हथियारा था ना, फ्रांस भी इसी प्रकार रुचि बनाए हुए था, ठीक है। तो इनके कारण इनको पता था अगर एकीकरण हो गया तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा, इंग्लैंड को और फ्रांस को। तो इंग्लैंड और फ्रांस है ये इनके जो जर्मनी के एकीकरण में एक भारी रुकावट थी। फिर है कमजोर सैनिक स्थिति। जर्मनी की सैनिक स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत कम, मतलब अत्याधुनिक इनके पास हथियार भी नहीं थे, सैनिक कम भी थे, उनमें सैनिकों में को मतलब जागृत करने वाला या फिर उनमें जोश बनने वाला इस प्रकार कोई भी मतलब व्यक्ति नहीं था जो कि सेना को क्या है सुदृढ़ कर सके। और जब तक किसी देश की सेना सुदृढ़ नहीं होगी तब तक उसका एकीकरण बहुत ही असंभव होता है। फिर जन सामान्य में जागृति का अभाव। अब जन सामान्य लास्ट में अब चारा क्या बचा था, सैनिक भी कमजोर थे, अन्य देश भी लगे हुए थे, लास्ट में एक चारा बचता है, वहां की जनता अगर एक हो जाए तो देखो जनता, जन सामान्य में जागृति का अभाव था, मतलब जनता भी उसको कोई मतलब नहीं था एकीकरण हो या नहीं हो। पहले मैं आपको बता दिया है कि आर्थिक और पांथिक आधार पर ये बटे हुए थे, कोई जागृति नहीं थी इसमें देश के प्रति एकीकरण की, सब अपने अपने में बस मस्त थे, ठीक है ना, किसी को कोई टेंशन नहीं थी। तो जब तक जनता में जागृति का अभाव जाए, जिस प्रकार इंग्लैंड या ब्रिटेन के जो यहाँ पर
औपनिवेशिक था भारत है। तो अंग्रेजों को देखो निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान था वो यहाँ की जनता का था। जितने भी गांधी जी के आंदोलन हुए या जो भी हुए, अकेले गांधी जी ने वो आंदोलन नहीं किए, जनता साथ में थी, तभी वो सारे आंदोलन सक्सेस हुए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो जनता है ना, उसका क्या है, जनता का इसमें भागीदारी होनी आवश्यक थी, लेकिन जन सामान्य है वो जागृत बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न मैंने आज के वीडियो में करवा दिए हैं। अगले जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।